हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल फ्यूचर जज। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 के बारे में, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें अपन बात करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, जो कि पार्ट 2 है। और इसके साथ साथ हम करेंगे इंपॉर्टेंट केस लॉस, जो कि आर्टिकल 14 को इंटरप्रेट करने के काम में आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पीटी और मेंस से रिलेटेड। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 का क्या मतलब होता है, इसके अंदर क्या लिखा है और इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है जो डिफरेंट वर्ड्स इसमें यूज़ करें। तो देखते हैं। और इसमें सबसे पहले जो बात करिए वो स्टेट के बारे में बात करिए। किसके बारे में बात करिए? स्टेट के बारे में। और स्टेट के लिए क्या लिखा है? स्टेट शैल नॉट। मतलब शैल नॉट का मतलब क्या हो गया कि ये एक नेगेटिव अप्रोच वाला आर्टिकल हो गया। एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है ये किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर। इट इज़ ऑफ नेगेटिव अप्रोच एंड क्रिएट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट। ये रेस्ट्रिक्टिव प्रोविज़न हो चुका है। अब क्या क्या नहीं करेगी स्टेट? डिनाई टू एनी पर्सन। अब इसमें एनी पर्सन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनी पर्सन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी की तरफ इशारा करता है। मतलब जो इसका एप्लीकेशन है इसको नैरो डाउन नहीं करना और इसको वाइडर एप्लीकेशन देना है। अब वाइडर कैसे होगा कि भाई जो सिटीजन्स है उन पे तो एप्लीकेबल होगा ही, लेकिन एज वेल एज नॉन सिटीजन्स पे भी एप्लीकेबल है। तो कोई नॉन सिटीजन इंडिया में है उसको भी फंडामेंटल राइट गिवन है ऑफ इक्वालिटी। तो एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट इस आर्टिकल का, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। तो ये हो गया अपना सेकंड पार्ट। अब इसमें जो मेन चीज़ आती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है कि लॉ लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है लॉस। तो क्या कोई डिफरेंस है कि ये जो लॉ और लॉस के बीच में फर्स्ट वाले में सिंगुलर यूज़ किया हुआ है, सेकंड वाले में प्लूरल यूज़ किया हुआ है? तो ये लॉस और लॉ का डिफरेंस भी अपन अपने आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। इक्वालिटी बिफोर लॉ में अपने को तीन चीज़ें देखनी रहेंगी। क्या देखना रहेगा अपने को? इक्वालिटी बिफोर लॉ में तीन चीज़ें देखनी रहेंगी। क्या क्या? एक तो अपना रूल ऑफ लॉ, सेकंड हो गया अपना प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन और थर्ड हो गया अपना इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो ये जो रूल, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये एक नेगेटिव अप्रोच के बारे में बात करता है, नेगेटिव अप्रोच रखता है। इसका मतलब ये है कि क्या क्या स्टेट को नहीं कर सकती, क्या क्या स्टेट नहीं कर सकती, उस बारे में बात करता है। रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच है नेगेटिव अप्रोच में। तो रूल ऑफ लॉ देखते हैं अपन पहले। रूल ऑफ लॉ जो है कि डाइसी ने प्रपोज किया था, ये अपन जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर्स में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या होता है कि लॉ सुप्रीम होता है, इट इज़ अबव ऑल। फिर वो चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या आप और मेरे जैसे लोग हों, सबके ऊपर लॉ है। लॉ ने सबको बनाया है, सब ने लॉ को नहीं बनाया है। तो रूल ऑफ लॉ इज़ सुप्रीम। फिर सेकंड आता है अपना प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि आप नाम से खुद ही पता लगा सकते हैं कि ये जो है जस्ट लाइक आर्टिकल 15 है। अब जैसे आर्टिकल 15 क्या है, किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 15 बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, इसकी स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स एट्सेट्रा। तो उसी तरीके से इक्वालिटी बिफोर लॉ भी यही चीज़ डील करता है। तो अगर आर्टिकल 15 नहीं भी होता तो भी आर्टिकल 14 के अंदर ये चीज़ इंटरप्रेट हो जाती है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट और एट्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया अपना प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। फिर आता है अपना इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ के अंदर क्या होता है कि जो लॉ है वो इक्वली अप्लाई होना चाहिए सबके ऊपर जो कि इक्वल्स हैं। समझ रहे हैं बात? अब सब लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग अलग होते हैं। तो जो लोग एक जैसे हैं उनके ऊपर सेम तरीके का लॉ अप्लाई होना चाहिए और जो लोग दूसरे हैं उनके ऊपर सेम तरीके का लॉ अप्लाई होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल के लिए अपन समझ लेते हैं, एक आईपीसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि आईपीसी किन पे अप्लाई होता है। आईपीसी उन्हीं पे अप्लाई होता है जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जिन्होंने कोई क्राइम किया होता है। तो जो लोग क्राइम करते हैं उन्हीं के ऊपर आईपीसी अप्लाई होता है, बाकी लोगों के ऊपर आईपीसी अप्लाई नहीं होता है। तो ये इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो गया। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अपन बात करते हैं किसकी? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। अब इसमें अपने को जो देखने वाली चीज़ ये है कि इसके अंदर ये जो लॉज वर्ड यूज़ किया हुआ है, एक एक्स्ट्रा एस लगा रखा है, किस लिए है?
और ये प्लूरल लॉ यूज़ क्यों किया गया है, जबकि पहले अपन ने लॉ यूज़ किया था। तो अपन देखते हैं कि वाई लॉस। तो ये जो लॉज वर्ड है ये एक स्पेसिफिक लॉ के बारे में बात करते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक लॉज होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के हिसाब से बनते हैं, उन लॉज के बारे में बात करता है। और जो लॉ वर्ड यूज़ किया गया था वो एक जनरल लॉ वर्ड था, यानी कि जो नॉर्मल इंग्लिश में अपने यूज़ करते हैं लॉ वर्ड, वो उसके बारे में बात करता है। तो वो जनरल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें स्पेसिफिक लॉज नहीं आते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक लॉज भी आते हैं, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है स्पेसिफिक लॉज के बारे में ही बात करता है। तो ये हो गया लॉ एंड लॉज में डिफरेंस। लॉ हो गया जनरल, लॉज हो गया स्पेसिफिक लॉज। तो इसमें अपन दो चीज़ें देखेंगे, सोशल जस्टिस और क्लास लेजिस्लेशन एंड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। तो जो सोशल जस्टिस होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि एवरी वन इज़ नॉट इक्वल इन दिस कंट्री। इन दिस कंट्री का आप हर इंसान अलग होता है और उन सबको अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो एवरी वन इज़ नॉट सेम। तो सोशल जस्टिस में सबसे पहला रूल क्या है कि एवरीवन इज़ नॉट सेम, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रीज़नेबल क्लासिफिकेशन करना चाहिए। अब रीज़नेबल क्लासिफिकेशन कैसे होगा कि पता लगाओ कि कौन कौन से लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है और उनको इस अकॉर्डिंग क्लासीफाई करो, और उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर ये जो लॉ है वो अप्लाई होना चाहिए। फिर आता है क्लास लेजिस्लेशन एंड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। तो जो आर्टिकल 14 है वो क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिड करता है। ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन भी बनता है कि सेक्शन 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, एक्सप्लेन। तो फिर इसमें आपको आंसर देख के और फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिड करता है और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को ये वेलकम करता है। अब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब क्या हुआ, जैसे कि डिफरेंशिया से ही पता चल रहा है, टू डिफरेंशिएट। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल। जो ऑलरेडी डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में लोगों के अंदर, उन सब डिफरेंसेस को निकालो और उनका एक रीज़नेबल, उनका एक इंटेलिजेंट डिफरेंशिएशन करो, और वो डिफरेंशिएशन करने के बाद उनके हिसाब से उनके लिए अलग से सेपरेट लॉज बनाए जाए। तो जैसे कि SC/ST एक्ट है वगैरह, ये सब हैं, ये सब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के ही पार्ट है, इसी के कारण ये सब आ रखे हैं। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब क्या हो गया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब हो गया डिफरेंशिएट रीजनेबली, यानी डिफरेंशिएट विद रीज़न। तो ये हो गया अपने इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, डिफरेंशिएट विद प्रॉपर रीज़न। तो अब आ जाते हैं अपन इम्पॉर्टेंट केस लॉज के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके PT और मेंस दोनों एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप इसको लिख के आते हैं तो आपको एक अपर एज मिलता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा में क्या कहा था कि जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए किस पे, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर बेस्ड होना चाहिए क्लासिफिकेशन, जो कि डिस्टिंग्विश करे उन लोगों को जो कि एक साथ ग्रुप में हैं उनसे जो कि एक साथ ग्रुप में नहीं है। और जो डिफरेंशिएशन है वो उसमें एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए विद द पर्पस ऑफ द लॉ। तो ये बात हुई थी स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा में। तो AP रोहप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में क्या कहा गया था कि जो इक्वालिटी है वो बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस हैं जिसको एक जगह बांध के नहीं रखा जा सकता। तो इसमें ये भी बोला गया था कि जो इक्वालिटी और आर्बिट्रेरीनेस है वो स्वॉर्न एनिमीज़ हैं, और ये दोनों कभी एक साथ नहीं चल सकते, हमेशा अपोजिट ही चलेंगे। तो इसके अंदर जो पिछला वाला टेस्ट था उसको हटा दिया गया था कि ये कह के कि बहुत डायनेमिक है और इसको एक टेस्ट में बांध के अपन नहीं रख सकते हैं इक्वालिटी को। अगर अपन ऐसा करते हैं तो अपन आर्टिकल 14 को नैरो डाउन कर रहे हैं। और EP रोहप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में नया इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, और वो था रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड था। मतलब जो पहले इंटेलिजिबल डिफरेंशिया था उसको हटा के उसके साथ साथ इन्होंने रूल ऑफ लॉ प्लस नेचुरल जस्टिस भी कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि जो आर्टिकल 14 का जो एम्बिट था वो काफ़ी वाइडर हो गया और काफ़ी ब्रॉडर हो गया, जिससे आर्टिकल 14 के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ। फिर अपना नेक्स्ट के साथ मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था 1978 में, और इसके अंदर जो ये मतलब काफ़ी फेमस केस है किस चीज़ का, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। इसके अंदर जो कोर्ट थी उसने भी ये बोला था कि जो स्टेट है उसको आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे अगर आर्बिट्रेरीनेस आ जाती है, तब देखिए स्टेट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, और जहाँ पे अगर आर्बिट्रेरीनेस आ जाती है तो वो अगेंस्ट आर्टिकल 14 हो जाता है। तो जैसे ही अगर स्टेट आर्बिट्रेरी होगी तो
तो आर्टिकल 14 वायलेट होगा। तो आर्टिकल 14 के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इसलिए डाला हुआ है ताकि जो आर्बिट्रेरीनेस है स्टेट की उसको ख़त्म किया जा सके और स्टेट के ऊपर एक कर्व लगाया जा सके, और इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की वो जो स्टेट है उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मनिका गांधी ईपी रोपे और स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। और मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद ही अपना जो गोल्डन ट्रायंगल है आर्टिकल 14, 19 और 21 का वो भी फॉर्मुलेट हुआ था, और ये तीनों के बीच में एक नेक्सस है, ये भी इस केस के बाद ही क्लियर आउट हुआ था। कौन से केस के बाद? मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में आपको और अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें और आप बहुत ही जल्दी एक जज बन पाएँ। हैप्पी जस्टिसिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।